नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरी इस इतिहास की क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अगला अपना जो पार्ट है मौर्य वंश का, बिंदुसार। थोड़ा सा अपन रिकॉल करते हैं। पिछले वीडियो में अपन ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात की थी कि किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य दोनों मिलके भारत में एक नवीन राजवंश की स्थापना करते हैं, जिसे इतिहास में मौर्य वंश के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य दोनों मिलके संपूर्ण भारतवर्ष है उसको एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास करते हैं। सारे भारत को जीत के यहाँ पे केंद्रीय सुदृढ़ केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था की वो स्थापना करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अंतिम वर्षों में मगध में अकाल पड़ता है लगातार, और उस अकाल की वजह से चंद्रगुप्त मौर्य अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को छोड़ के दक्षिण की तरफ कर्नाटक चला जाता है और वहाँ पे जैन धर्म अपना के सलेखना पद्धति के द्वारा अपने प्राण त्याग देता है। कब? 298 ईसा पूर्व में। जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु होती है तो उसके बाद उसका बेटा बिंदुसार मगध का शासक बनता है। बिंदुसार के बारे में हमें जानकारी यूनानी साहित्य, पुराणों में और जैन और बौद्ध साहित्य से मिलती है। इन सभी स्रोतों में हमें बिंदुसार के बारे में जानकारी मिलती है। बिंदुसार की कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। बिंदुसार के शासनकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि बिंदुसार को अपने पिता चंद्रगुप्त मौर्य से जो साम्राज्य मिला था उसको इसने सुरक्षित रखा। उसमें किसी प्रकार की क्षति इसने नहीं होने दी और न ही इसने कोई विस्तार मगध का किया। तो अपन देखते हैं बिंदुसार के बारे में अपन बात करते हैं। ऐसी जानकारी मिलती है कि बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी दुर्धरा का पुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य और दुर्धरा की संतान थी बिंदुसार। कहते हैं कि चाणक्य बिंदुसार की माता दुर्धरा को प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा जहर देता था, जिससे कि उसकी संतान इतनी मजबूत हो, इतनी ताकतवर हो कि आगे उस पे जहर का कोई असर न हो। इसलिए प्रतिदिन वह उसे भोजन में थोड़ी थोड़ी मात्रा में जहर देता था। लेकिन दुर्भाग्य से जिस समय बिंदुसार अपनी माता के गर्भ में था, अचानक से दुर्धरा की मृत्यु हो जाती है और चाणक्य ऑपरेशन के द्वारा बिंदुसार को बचा लेता है। बिंदुसार का जब जन्म होता है तो बताते हैं कि उसके शरीर पे एक बिंदु, एक निशान, एक डॉट बना हुआ था जो जहर उसे दिया जाता था उसका। इसीलिए चाणक्य ने फिर बिंदुसार का नाम उसी बिंदु के आधार पे बिंदुसार रख दिया। तो बिंदुसार को ऑपरेशन के द्वारा बचाया था किसने? चाणक्य ने। इसलिए बिंदुसार भारतीय इतिहास का प्रथम सिजेरियन बालक माना जाता है या प्रथम सिजेरियन शासक माना जाता है। इतिहास में जितने भी जो जानकारियां हैं उसमें प्रथम सिजेरियन शासक कौन है? बिंदुसार है। तो एक अच्छा प्रश्न बनता है। बिंदुसार का जो शासनकाल है 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक रहता है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद यह मगध की
मगध के राज सिंहासन पे बैठता है। यह है चंद्रगुप्त के विपरीत आजीविक धर्म का या आजीविक जो संप्रदाय है उसका उपासक था। तो बिंदुसार से संबंधित एक अच्छा प्रश्न बनता है एग्जाम की दृष्टि से कि मौर्य शासक बिंदुसार कौन से संप्रदाय का उपासक था या कौन से संप्रदाय में आस्था रखता था। तो कौन सा संप्रदाय होगा? आजीविक संप्रदाय। अपन ने बात की बिंदुसार के अलग अलग नाम मिलते हैं अलग अलग स्रोतों में, पुराणों में। मद्दरशार इसका नाम मिलता है, जैन साहित्य में सिंहसेन इसे कहा गया है, यूनानी साहित्य में एमित्रोचेडस या एमित्रोचेटस के नाम से इसे संबोधित किया गया है, जबकि संस्कृत साहित्य में एमित्र घात या एमित्र खाद इसका नाम मिलता है। तो यहाँ से भी कुछ अच्छे प्रश्न बनते हैं कि यूनानी साहित्य में किस मौर्य सम्राट को एमित्रोचेडस के नाम से संबोधित किया गया है, या यूनानी साहित्य में बिंदुसार का क्या नाम मिलता है। तो यहाँ पे होगा एमित्रोचेडस। संस्कृत साहित्य में या एमित्रोचेडस का संस्कृत जो रूपांतरण है वह है एमित्र घात या एमित्र खाद, यानी शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। तो यहाँ से यह आपको ध्यान में रखना है कि संस्कृत में या संस्कृत साहित्य में किस नाम से संबोधित किया गया है और यूनानी साहित्य में किस नाम से इसे संबोधित किया गया है। ये दोनों ही अच्छे प्रश्न बनते हैं। इसके बाद बिंदुसार के शासनकाल की एक महत्वपूर्ण घटना यह है कि उसके दरबार में सीरिया के शासक और मिस्र का जो उस समय का शासक है, दोनों ने अपने राजदूत नियुक्त किए थे। दोस्तों, इस समय बिंदुसार का समकालीन मिस्र का शासक टोलमी द्वितीय फिलाडेल्फस था, जबकि सीरिया का यूनानी शासक एंटियोकस फर्स्ट था, एंटियोकस प्रथम था। ये इस समय के दोनों शक्तिशाली शासक थे और दोनों के साथ ही बिंदुसार ने राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। टोलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसियस नाम के राजदूत को भारत भेजा था या बिंदुसार के दरबार में भेजा था। वहीं एंटियोकस प्रथम ने डाइमेक्स को अपना राजदूत बना के बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो यहाँ से भी दोनों प्रश्न हैं वो बहुत ही अच्छे बनते हैं। पहला ये कि बिंदुसार का समकालीन मिस्र का शासक कौन था, तो यहाँ पे टोलमी द्वितीय फिलाडेल्फस से। फिर ये भी पूछ सकते हैं कि मिस्र के शासक टोलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने बिंदुसार के दरबार में अपना राजदूत किसे नियुक्त किया, तो यहाँ पे डायनोसियस होगा। और अगर सीरिया से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है तो सीरिया का जो शासक था एंटियोकस प्रथम, उसने डाइमेक्स को अपना राजदूत बना के बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिंदुसार के शासनकाल से संबंधित जो घटनाएं हैं उसमें एक घटना ये भी है कि बिंदुसार का प्रारंभिक जो शासनकाल है उसके दौरान चाणक्य उसका प्रधानमंत्री रहता है।
लेकिन कुछ समय बाद चाणक्य की मृत्यु हो जाती है और उसकी जगह राधा गोविंद को वह अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। ऐसी भी जानकारी मिलती है कि मौर्य शासक बिंदुसार के दरबार में एक 500 मंत्रियों की राज परिषद थी। वर्तमान में अपन बात करते हैं जैसे मंत्री परिषद होती है, वैसे ही बिंदुसार की जो राज्यसभा थी उसमें 500 सदस्यों की एक राज परिषद थी और उस राज परिषद का अध्यक्ष या प्रमुख खलाटक नामक व्यक्ति था। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न बनता है कि बिंदुसार के शासनकाल के दौरान जो राज परिषद थी, उसके दरबार में जो 500 सदस्यों की एक राज परिषद थी, उसका प्रमुख कौन था? तो यहाँ पे खलाटक होगा। तो बिंदुसार से संबंधित ज़्यादा प्रश्न दोस्तों नहीं बनते हैं, ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। छोटा सा ये एक अपना पार्ट है मौर्य काल का, इससे संबंधित 1-2 प्रश्न बनते हैं। इनके अलावा कोई प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। इनके नामों के बारे में अपन ने चर्चा की कि जैन साहित्य में सिंहसेन, ब्राह्मण जो साहित्य है या पुराण है वहाँ पे अलग नाम इसका मिलता है, जबकि बिंदुसार इसका जो नाम है वो किस प्रकार से रखा गया कि एक जहर का जो निशान इसके शरीर पे था, उसी के आधार पे चाणक्य ने इसका नाम बिंदुसार रखा था। भारतीय इतिहास का यह प्रथम सिजेरियन बालक था या सिजेरियन शासक था। इसके अलावा इस समय 2 देशों के साथ इसने राजनयिक संबंध स्थापित किए थे, एक मिस्र के साथ और दूसरा सीरिया के साथ। इसका समकालीन मिस्र का शासक टोलमी द्वितीय फिलाडेल्फस था, जिसने डायनोसियस को अपना राजदूत बना के भेजा। दूसरा सीरिया का शासक एंटियोकस प्रथम था, जिसने डायमेकस को अपना राजदूत बना के भेजा। यहाँ पे जानकारी ये भी मिलती है कि बिंदुसार ने सीरिया के शासक से 3 मांग की थी कि एक तो मीठी शराब, दूसरा सीरिया से अंजीर और तीसरा दार्शनिक। चंद्रगुप्त मौर्य की वजह से इसका प्रभाव उस क्षेत्र में अब भी था और सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम को इसने अपना संदेश भेजा कि मेरे लिए सीरिया से मीठी शराब, सीरिया की प्रसिद्ध अंजीर और वहाँ से कुछ यूनानी दार्शनिक भेजे जाएं। तो बताते हैं कि सीरिया के शासक ने मीठी शराब भेजना और अंजीर भेजना स्वीकार कर लिया, लेकिन दार्शनिक भेजने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि उसने ये कहा कि यूनानी जो कानून है वो दार्शनिकों के व्यापार को मान्यता नहीं देते, इसलिए मैं दार्शनिक नहीं भेज सकता। इसके बाद बिंदुसार के शासनकाल के दौरान प्रारंभ में प्रधानमंत्री चाणक्य था और बाद में राधा गोविंद था। 500 सदस्यों की जो राज परिषद थी उसका प्रमुख खलाटक था। यूनानी साहित्य में इसे अमित्रोचेटस या अमित्रोचेटस के नाम से जाना जाता है, जबकि संस्कृत साहित्य में अमित्रोघात या अमित्रोखात के नाम से इसे जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। पिछला जो अपना टॉपिक था उसमें अपन ने बात की थी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था। सारे भारत को उसने जीत लिया था और जीत के संपूर्ण जो राज्य है उसको 4 प्रांतों में उसने विभाजित किया था। संपूर्ण राज्यों को 4 प्रांतों में विभाजित किया था और संपूर्ण जो राज्य है उसकी राजधानी उसने पाटलिपुत्र को बनाया था। संपूर्ण राज्य मगध की राजधानी चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक के समय कहाँ रहती है? पाटलिपुत्र। 4 प्रांत थे किसके समय? संपूर्ण जो मौर्य साम्राज्य है या मगध जो साम्राज्य है वह
चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के समय 4 प्रांतों में विभाजित था। उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती, प्राच्य देश, ये 4 प्रांत थे चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के समय। संपूर्ण राज्य की अपन बात कर रहे हैं। राजधानी थी पाटलिपुत्र, जबकि उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला, दक्षिणापथ की राजधानी थी शौरणगिरी, अवंती की राजधानी थी उज्जैनी और प्राच्य देश की राजधानी थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र संपूर्ण राज्य की राजधानी भी था और प्राच्य जो क्षेत्र है या पूर्वी जो प्रांत है उसकी भी राजधानी पाटलिपुत्र ही रही थी। यहाँ पे थोड़ा सा और अपन बात करते हैं। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पे आक्रमण किया था, कलिंग को जीता था और कलिंग को मौर्य साम्राज्य का 5वां प्रांत अशोक ने बनाया था। कलिंग की जो राजधानी थी वो तोसली या तोसाली थी। यहाँ पे अशोक ने 2 राजनीतिक केंद्र बनाए थे कलिंग में, एक जोगढ़ और दूसरा शंपा नाम से। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के समय 4 प्रांत थे, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती और प्राच्य देश। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापथ की सवर्णगिरी, अवंती की राजधानी उज्जैनी थी और पूर्वी जो प्रांत था, प्राच्य जो देश के नाम से जिसे जाना जाता था, उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। संपूर्ण मगध साम्राज्य या मौर्य साम्राज्य की राजधानी भी पाटलिपुत्र थी। और फिर अशोक ने इसमें एक और क्षेत्र जोड़ा, एक और नया प्रांत बनाया कलिंग, और उसकी राजधानी थी तोसली या तोसाली। धन्यवाद दोस्तों। अगला जो अपना वीडियो होगा वो होगा अशोक, मौर्य वंश का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण शासक, जिसके बारे में अपन चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तो दोस्तों मेरे इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करो, अधिक से अधिक लाइक करो, जिससे मेरा मनोबल और बढ़े और अधिक से अधिक जो विद्यार्थी हैं वो इससे लाभान्वित हो सके। क्योंकि लाइक और शेयर करने का आपका कोई चार्ज नहीं लगता है, कोई पैसे नहीं लगते हैं, बस 1 सेकंड का समय आपको लगता है। राधा गोविंद को वह अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। ऐसी भी जानकारी मिलती है कि मौर्य शासक बिंदुसार के दरबार में एक 500 मंत्रियों की राज परिषद थी। वर्तमान में अपन बात करते हैं जैसे मंत्री परिषद होती है, वैसे ही बिंदुसार की जो राज्यसभा थी उसमें 500 सदस्यों की एक राज परिषद थी और उस राज परिषद का अध्यक्ष या प्रमुख खलाटक नामक व्यक्ति था। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न बनता है कि बिंदुसार के शासनकाल के दौरान जो राज परिषद थी, उसके दरबार में जो 500 सदस्यों की एक राज परिषद थी, उसका प्रमुख कौन था? तो यहाँ पे खलाटक होगा। तो बिंदुसार से संबंधित ज़्यादा प्रश्न दोस्तों नहीं बनते हैं, ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। छोटा सा ये एक अपना पार्ट है मौर्य काल का, इससे संबंधित 1-2 प्रश्न बनते हैं। इनके अलावा कोई प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। इनके नामों के बारे में अपन ने चर्चा की कि जैन साहित्य में सिंहसेन, ब्राह्मण जो साहित्य है या पुराण है वहाँ पे अलग नाम इसका मिलता है, जबकि
बिंदुसार इसका जो नाम है वो किस प्रकार से रखा गया कि एक जहर का जो निशान इसके शरीर पे था, उसी के आधार पे चाणक्य ने इसका नाम बिंदुसार रखा था। भारतीय इतिहास का यह प्रथम सिजेरियन बालक था या सिजेरियन शासक था। इसके अलावा इस समय दो देशों के साथ इसने राजनयिक संबंध स्थापित किए थे, एक मिस्र के साथ और दूसरा सीरिया के साथ। इसका समकालीन मिस्र का शासक टोलमी द्वितीय फिलाडेल्फस था, जिसने डायनोसियस को अपना राजदूत बना के भेजा। दूसरा सीरिया का शासक एंटियोकस प्रथम था, जिसने डायमेकस को अपना राजदूत बना के भेजा। यहाँ पे जानकारी ये भी मिलती है कि बिंदुसार ने सीरिया के शासक से 3 मांग की थी कि एक तो मीठी शराब, दूसरा सीरिया से अंजीर और तीसरा दार्शनिक। चंद्रगुप्त मौर्य की वजह से इसका प्रभाव उस क्षेत्र में अब भी था और सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम को इसने अपना संदेश भेजा कि मेरे लिए सीरिया से मीठी शराब, सीरिया के प्रसिद्ध अंजीर और वहाँ से कुछ यूनानी दार्शनिक भेजे जाएं। तो बताते हैं कि सीरिया के शासक ने मीठी शराब भेजना और अंजीर भेजना स्वीकार कर लिया, लेकिन दार्शनिक भेजने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि उसने ये कहा कि यूनानी जो कानून है वो दार्शनिकों के व्यापार को मान्यता नहीं देते, इसलिए मैं दार्शनिक नहीं भेज सकता। इसके बाद बिंदुसार के शासनकाल के दौरान प्रारंभ में प्रधानमंत्री चाणक्य था और बाद में राधा गोविंद था। 500 सदस्यों की जो राज परिषद थी उसका प्रमुख खलाटक था। यूनानी साहित्य में इसे अमित्रोचेटस या अमित्रोचेटस के नाम से जाना जाता है, जबकि संस्कृत साहित्य में अमित्रोघात या अमित्रोखात के नाम से इसे जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। पिछला जो अपना टॉपिक था उसमें अपन ने बात की थी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था। सारे भारत को उसने जीत लिया था और जीत के संपूर्ण जो राज्य है उसको 4 प्रांतों में उसने विभाजित किया था। संपूर्ण राज्यों को 4 प्रांतों में विभाजित किया था और संपूर्ण जो राज्य है उसकी राजधानी उसने पाटलिपुत्र को बनाया था। संपूर्ण राज्य मगध की राजधानी चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक के समय कहाँ रहती है? पाटलिपुत्र। 4 प्रांत थे किसके समय? संपूर्ण जो मौर्य साम्राज्य है या मगध जो साम्राज्य है वह चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के समय 4 प्रांतों में विभाजित था। उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती, प्राच्य देश, ये 4 प्रांत थे चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के समय। संपूर्ण राज्य की अपन बात कर रहे हैं। राजधानी थी पाटलिपुत्र, जबकि उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला, दक्षिणापथ की राजधानी थी शौरणगिरी, अवंती की राजधानी थी उज्जैनी और प्राच्य देश की राजधानी थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र संपूर्ण राज्य की राजधानी भी था और प्राच्य जो क्षेत्र है या पूर्वी जो प्रांत है उसकी भी राजधानी पाटलिपुत्र ही रही थी। यहाँ पे थोड़ा सा और अपन बात करते हैं। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पे आक्रमण किया था, कलिंग को जीता था और कलिंग को मौर्य साम्राज्य का 5वां प्रांत अशोक ने बनाया था। कलिंग की जो राजधानी थी वो तोसली
या तोसाली थी। यहाँ पे अशोक ने दो राजनीतिक केंद्र बनाए थे कलिंग में, एक जोगढ़ और दूसरा शंपा नाम से। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के समय 4 प्रांत थे, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती और प्राच्य देश। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापथ की सवर्णगिरी, अवंती की राजधानी उज्जैनी थी और पूर्वी जो प्रांत था, प्राच्य जो देश के नाम से जिसे जाना जाता था, उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। संपूर्ण मगध साम्राज्य या मौर्य साम्राज्य की राजधानी भी पाटलिपुत्र थी। और फिर अशोक ने इसमें एक और क्षेत्र जोड़ा, एक और नया प्रांत बनाया कलिंग, और उसकी राजधानी थी तोसली या तोसाली। धन्यवाद दोस्तों। अगला जो अपना वीडियो होगा वो होगा अशोक, मौर्य वंश का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण शासक, जिसके बारे में अपन चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तो दोस्तों मेरे इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करो, अधिक से अधिक लाइक करो, जिससे मेरा मनोबल और बढ़े और अधिक से अधिक जो विद्यार्थी हैं वो इससे लाभान्वित हो सके। क्योंकि लाइक और शेयर करने का आपका कोई चार्ज नहीं लगता है, कोई पैसे नहीं लगते हैं, बस 1 सेकंड का समय आपको लगता है। धन्यवाद।